हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नहीं है, हम पेपर ए का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट का है। क्योंकि पेपर बी तो आप पढ़ लेते हो, बट जो पेपर ए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए कौन से टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो कम से कम आपको ए पेपर के 30 to 35 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे, जिससे कि आपका सिर्फ नेट क्लियर होगा। और अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो 38 या फिर 40 तक आपको टच करने पड़ेगा ए पेपर के एमसीक्यू को, ठीक है। तो इसलिए जो पेपर ए है वो एक बड़ी अच्छी वेटेज लेके चलता है आपके पेपर को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो सबसे इजी यूनिट्स हैं ना, जिनमें से हम आराम से पढ़ के उनको और अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, वो मैं सबसे पहले लेके आई हूँ। और ये जो यूनिट है इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे डीआई हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गई, ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि डीआई की वजह से उनका पेपर मतलब गलत हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे भी इसका बड़ा फोबिया था कि डीआई में मेरा ठीक नहीं होगा, बट ये बड़ा इजी यूनिट है। आपको स्टार्टिंग में ही इसको कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग में मतलब कुछ बच्चे इसको एंड में भी करते हैं, बट मैं इसको स्टार्टिंग में ही करती हूँ। क्योंकि अगर लास्ट में तब करना चाहिए अगर आपको देख के वो जो आपको टेबल मिला, अगर उसमें आप कोई रिलेशन नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपको स्टार्टिंग में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आपने इसको एंड में इस यूनिट को स्टार्ट करना है, ठीक है। बट अगर आपको सिंपल दिया है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, मैक्सिमम इन 3 में से ही आते हैं, बाकी बड़ा कम चांस है पूछने के। कोई मतलब रेयर केस होगा कि वो कुछ और पूछेंगे, नहीं तो परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन इन तीनों में से ही इसको पूछते हैं। और अगर आप इजीली इसको कर पा रहे हो तो पहले कर दो, नहीं तो अपना ए पेपर कंप्लीट करो, बी पेपर कंप्लीट करो, फिर लास्ट में जो आपके 10 मिनट बचे हैं आप उसमें इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका डीआई है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज ही है। बड़े कम चांस हैं कि वो बाकी टॉपिक्स में से भी इसको पूछें, ठीक है। तो ये 3 आपके इसके लिए पूरे क्लियर होने चाहिए। दूसरा आ गया आपका कंप्रीहेंशन। इसको भी आप लास्ट में कर सकते हो अगर करना चाहो, और अगर स्टार्टिंग में करना चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। बट मैं थोड़ा उल्टा चलती हूँ, मैं इन दोनों को पहले करती हूँ ताकि मेरे जो 20 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएँ, क्योंकि ये मेरे से ईजिली हो जाते हैं। और कंप्रीहेंशन को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है कि अगर आप डायरेक्ट पेपर में जाके पैराग्राफ पढ़ोगे तो उधर क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी। आपको रोज़ क्या करना है, अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे या फिर अपनी बुक लेके ही कोई पैराग्राफ रीड करना है, और फिर उसमें से क्या करना है कि उसका जल्दी से कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ में पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आपको पेपर में कोई पैराग्राफ पूछेंगे तो आपको उधर इजी होगा उसमें से कंक्लूड करना कि क्या पूछ रहे हैं। और इसको देखो करना कैसे है, ये नहीं कि पहले आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठ गए फिर सोचते रहे। सबसे पहले आपने पैराग्राफ देखा कितनी लेंथ है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, जब आप पैराग्राफ रीड करने स्टार्ट होते हो सबसे पहले उसके 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ लो, फिर जाके पैराग्राफ पे जाओ। फिर उधर क्या होगा, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, आपको पता लग जाएगा अच्छा ये इधर से पूछा है। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है वो स्टार्टिंग से होता है। एंड का क्या होता है, मेन आपको कंक्लूजन पूछा होता है कि पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या है। जो सेकंड क्वेश्चन होता है हो सकता है आपको 5th 6th लाइन में से पूछा हो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ पे जाओ, आपको पता लग जाएगा कि हमें इसमें से पैराग्राफ में से ढूंढना क्या है, ठीक है। फिर आगे उसके बाद रीजनिंग। नंबर रीजनिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टाइप के कोई 15 की 16 टाइप्स होते हैं इसके, वो पता होने चाहिए। सबसे पहले अप्रोच कैसे लेके चलोगे आप, पहले ऐड करके देखोगे, फिर माइनस करके देखोगे, स्क्वायर रूट करके देखोगे, फिर मतलब हर एक टाइप के इसके कोई 10 की 12 पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। लेटर सीरीज़ इसके कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा इजी लगती है, आपको भी इजी लगती होगी, वो पता होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग पता होना चाहिए आपको। कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ पैटर्न होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप A to Z लिख दोगे, ABC, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उनको नंबरिंग दे दोगे ABC को, या फिर आप प्राइम नंबर के हिसाब से देख लोगे, ठीक है। जैसे आपके आगे जो आपकी लेटर सीरीज़ है उसमें आपको पता होना चाहिए कि 5, 10, 15, 20, 25 पे कौन सा आता है। जैसे सिंपल होता है इजोटी AJOTY, इसमें ई में आपका 5 आता है, जे में 10 आता है, ओ में 15 आता है, टी में 20 आता है। इस तरीके से आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि ये कैसी चल रही है रीजनिंग। फिर आपको एक ऐसे करके पैटर्न बनाना है कि 1 to 13 आ जाएगा आपका A to M, फिर आ जाएगा N to Z आपका 14 to 26। तो इसके अपोजिशन में भी चलता है, ठीक है। इसके कुछ पैटर्न होते हैं, ये पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बोलना, मैं करवा दूँगी। या फिर और भी बड़े सारे चैनल है जो ए पेपर को करवा रहे हैं। मैंने स्पेशली ये मोहित सर से पढ़ा। अब आप बोलोगे अपने चैनल पे किसी और चैनल के लिए बोल रही है, बट मैंने मैक्सिमम ए पेपर वहाँ से ही पढ़ा है। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैंने खुद वहाँ से ही पढ़ा, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि
बुक से तो पढ़ना है, बट सबसे पहले आपको कोई एक मतलब एक कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो जो ए पेपर आपको इजीली लगता है कि ये अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर नहीं फिर पता लगता तो मुझे बोल सकते हो, मैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे शॉर्टकट नोट्स हैं डायरेक्ट वहाँ से करवा सकती हूँ, ठीक है। बट अब बिल्कुल डीप जाके जैसे वो लोग करवा रहे हैं वैसे फिर मेरा पेपर दूसरा है तो फिर मुझे उस पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा। फिर आ गया उसके बाद आपका मैथमेटिकल में आ गया, आपका मैथमेटिकल में इंपॉर्टेंट है टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैथमेटिकल में है ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं एवरेज में से पूछ लेंगे, आपको रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज में से पूछेंगे और प्रॉफिट लॉस में से पूछेंगे। ये इंटरेस्ट डिस्काउंट में बड़ा कम चांस है कि पूछते हैं। टाइम डिस्टेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना सा ही यूनिट है और इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 नंबर का आराम से ये क्वेश्चन ये पेपर आता, मतलब ये वाला यूनिट आता है। फिर आगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग। आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या था कि जो आपकी ये आपकी रीजनिंग थी ना, सिंपल रीजनिंग आपकी मैथमेटिकल और ये अच्छे खासे कोई आपके ना मतलब 7-8 क्वेश्चन लेके आती थी और इससे आपके 14 या 16 नंबर सिक्योर होते थे। बट आजकल क्या हो रहा है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। तो जो सारा पेपर आ रहा है इसमें से आ रहा है मेन आ रहा है आपका इंडियन लॉजिक को कवर कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा पता हो। अब इसमें से देखो सिलेबस में उन्होंने बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ दी हैं, बट मेन आपको इसमें क्या फोकस करना है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पता होने चाहिए, ये 4 फिगर हैं ऐसे ऑल नो सम नॉट स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। इन दोनों के बीच के रिलेशन को कंट्रारी बोलते हैं, ये सब कंट्रारी है। नो और सम नॉट को सब ऑल्टर बोलते हैं, ऑल एंड सम को भी सम ऑल्टर बोलते हैं। अगर इधर का और इधर का हो तो कंट्राडिक्शन होती है। इन सब के रिलेशन पता होने चाहिए, कौन सा यूनिवर्सल है, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर है, ये सारी मतलब इस टेबल के रिलेटेड जो कम से कम 10 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। अब मैं इसमें सिलेबस में डिस्कस नहीं कर सकती, ऐसे बोलोगे तो मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका सिलोजिज्म में भी आपका क्या हो रहा है, ये कौन सी रीजनिंग यूज़ करती है, ये कौन सा रीजनिंग यूज़ करता है, ये कैटेगोरिकल लॉजिक होता है, ये डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। ओ सॉरी मैंने इधर इंडक्टिव डिडक्टिव ऐड नहीं किया। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्टेटमेंट देंगे पूछ लेंगे क्या है। सिलोजिज्म का आपको पूछ लेंगे, ज़्यादा केसेस के ऑल सम एंड सम नॉट के ही आते हैं। वेन डाइग्राम इन्होंने सिलेबस में दिया बट मतलब कभी पूछते नहीं है, चांस नहीं है कि इसको पूछेंगे, बट एक बार आपको पता होना चाहिए है क्या। फिर आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन लॉजिक। देखो इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज पता होने चाहिए आपको, किसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष हो गया हमारा, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस। अब देखो ये इनके ना वर्ड ही इतने हैवी हैं बट है कोई मुश्किल नहीं है ऐसे। प्रत्यक्ष आ गया, सबसे पहले हम चीज़ों को परसीव करते हैं। फिर आ गया अनुमान लगाते हैं, उसका इन्फ्रेंस लगाते हैं पुराने अपने नॉलेज को नए के साथ, ठीक है, कोई भी मतलब हम जो कंपेयर करते हैं। फिर आ गया कंपैरिजन करते हैं अपने पुराने नॉलेज के साथ। फिर आ गया उसके बाद आपका वर्बल टेस्टिमनी आ गया। ये क्या आ गया कि जो बोल के आप किसी को, वर्बल टेस्टिमनी आ गया जैसे पहले नहीं बोलते थे, अब हमारा मतलब कि बोल के ही सारा कुछ प्रूफ देते थे, उस टाइप का आ गया। फिर अर्थपति आ गया कि उसकी इम्प्लीकेशन निकालेंगे। अनुपलब्धि आ गया कि किसी चीज़ के ना होने से हम उस चीज़ का नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि जैसे किसी रूम में जाएं तो वहाँ क्या ठंड नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे गर्मी होगी। या फिर कोई आपने जग रखा हुआ है टेबल पे और अब क्या हो रहा है, आज आपको वो जग नहीं दिख रहा, तो इससे क्या पता लग रहा है आपकी उसकी कि वहाँ उसकी प्रेजेंस नहीं है। इस टाइप का नॉलेज है। या क्या आपका अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ के ना होने से। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी कहानी है। एक चार्ट बना के जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा देना। अगर बोलोगे कैसा चार्ट है तो बता सकती हूँ। उसको रोज़ एक बार 1-2 बारी उसको पढ़ लेना, आपके ये यूनिट टिप्स पे हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है यूनिट, मैं पहले बोल रही हूँ। फिर आ गया उसके बाद आप जो आपका अनुमान है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी फैलेसीज पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, व्याप्ति पढ़ना है। इसमें 3 टर्म्स होती है, मिडल मेजर एंड माइनर। उनके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए और जो मिडल और मेजर का रिलेशन है उसको बोलते हैं व्याप्ति, ठीक है। फिर आगे और क्या है इसमें जो इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। टेल की 12 टाइप्स की डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। और इनफॉर्मल फैलेसीज, आजकल 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं इनफॉर्मल फैलेसी, जबकि इन्होंने सिलेबस में ये स्पेशल मेंशन नहीं की है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉ मैन फैलेसी आ गई, फॉल्स डेलिमा आ गई, एड हिडोनियम आ गई, और भी बड़ी सारी हैं जैसे रेड हेयरिंग होती है, और भी ये कोई 10 की 15 फैलेसीज हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो मैंने मतलब मैं जिस तरीके से रिवाइज़ करते हुए चलती हूँ मैंने वैसे ही आपको सिलेबस बताया हुआ है। अब ये जो सिलेबस जितना मैं बता रही हूँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना है। ये नहीं हो कि आपको सिलेबस ही पता नहीं और आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब ये पूरा सिलेबस नहीं है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये वो है जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेबस आप जाके गूगल कर सकते हो, बड़ी लंबी लंबी कहानी है सिलेबस की, तो उधर जाके भी आपको एक बार वो पढ़ना है। बट एंड में आपको जब आपको
रिवाइज़ करना है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर रिवाइज़ करके जानी है। फिर आ गया उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कंसेप्ट तो पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए टीचिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें आ गया आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। इसमें आपको ये पता होना चाहिए ये दिए किसने हैं, कौन सी क्लास में कौन सा जैसे मेमोरी कौन से लेवल पे यूज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग कौन से लेवल पे यूज़ होता है, रिफ्लेक्टिव कौन से पे होता है, डोमिनेंट मेथड किसको बोलते हैं इनमें से, अच्छा ये किसने दिए हैं, कौन सी क्लास में यूज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपको पूछ लेंगे विच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, और नीचे आपको ABCDEFG करके कोई 7 या 8 पॉइंट दे देंगे, आपको उसमें से ग्रुप करके चूज़ करना होगा, ठीक है, ग्रुप उन्होंने बनाए होंगे, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग आगे, जैसे टीचर के फैक्टर आगे, लर्नर के आगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आगे, इन्वायरमेंट के आगे, इंस्टीट्यूट के आगे, इसमें से कैसे पूछते हैं वो ग्रुप वाइज आपको चूज़ करना होता है। फिर मेथड आगे टीचर के, जैसे टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, या फिर टीचर लर्नर बोथ। अब ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, टीचर सेंटर कौन सा मेथड है, लर्नर सेंटर कौन से हैं, और दोनों कौन से में यूज़ होते हैं। जो KVS मदान की बुक है उसमें से उन्होंने चार्ट भी बना के दिया, वो चार्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर ऑनलाइन मेथड आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, स्वयं कब आया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्वयं प्रभा में कितने चैनल DTH यूज़ होता है, क्या क्या ये मतलब हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। मूक्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ यूज़ होता है ये, ठीक है, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम आपको पूरा पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कौन सा यूज़ होता है, लास्ट में कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उन्होंने सिलेबस में स्पेशल मेंशन नहीं की हैं वो आ गई आपकी, ये ऑन्टोलॉजी क्या है, थियोलॉजी क्या है, रैशनलिज्म क्या है, एम्पेरिसिज्म, नेचुरल अप्रोच, ड्यूअलिज्म, ठीक है, इसको पढ़ोगे, ईजी है ये, नहीं पता होगा तो पूछ लेना। उसके बाद आ गया जो यूनिट आपको इसके साथ पढ़ना है, टीचिंग के साथ। टीचिंग और कम्युनिकेशन को हमेशा साथ साथ में ही पढ़ना जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे। अच्छा, कम्युनिकेशन, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसका एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी टीचिंग पे। आप किस तरीके से टीचिंग कर रहे हो, किस तरीके से अपने जो थॉट्स हैं बच्चों तक पहुंचा रहे हो, कि किस टाइप की कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में, क्योंकि इसका क्वेश्चन मिक्स ही आता है हमेशा टीचिंग और कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसका मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए आपको, मॉडल्स पता होने चाहिए, इसके करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल ये पता होने चाहिए। डायडिक कम्युनिकेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप चली गई मैं, बट ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बैरियर्स पता होने चाहिए आपको। टीचिंग एंड कम्युनिकेशन का रिलेशन पता होना चाहिए। मास मीडिया और सोसाइटी में कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं इसकी कुछ, जैसे एंट्रोपी, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा आप बोल सकते हो, मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उनको अपलोड कर सकती हूँ, उन नोट्स को पढ़ा के आपको मैं बता सकती हूँ, ठीक है। फिर आ गया रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या आ गई आपकी, मीनिंग और टाइप्स पता होने चाहिए। टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, टाइप्स और मेथड मतलब सेम ही चीज़ आ गई, ये पता होनी चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म ये भी पता होना चाहिए। देखो, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म हमें पेपर B में भी है, रिसर्च की यूनिट 1 में है पर वो। फिर रिसर्च एथिक्स पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स पता होने चाहिए रिसर्च के, कभी अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। फिर कुछ टर्म्स हैं जैसे इनफ्लिप नेट, ई लाइब्रेरी, या फिर नई जो चीज़ें जो ICT के साथ रिलेट करती हैं, कि हमें जो नई नई अप्रोचेज़ मिली हैं वो पता होनी चाहिए रिसर्च के रिलेटेड, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका ICT। अब ICT देखो, अगर आप सिलेबस देखोगे ना, इतना कम एक एक लाइन दी है, पता नहीं लगता कि हमने पढ़ना क्या है। बट जो मेन है, आपको कंप्यूटर पता होना चाहिए क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पता होने चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस पता होनी चाहिए, CPU पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रोम रैम पता होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है ये पता होनी चाहिए आपको। फिर CPU के पार्ट्स पता होने चाहिए, ALU या फिर लॉजिकल यूनिट, ये सारे पता होने चाहिए। रजिस्टर क्या होता है, कैच मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गई आपकी सारी, ठीक है। फिर आगे उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर के टाइप्स जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं। फिर ब्राउज़र और सर्च इंजन पता होने चाहिए। ये नहीं इसके अंदर आपको घुस के जाना है कि होते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, गूगल क्या है, ब्राउज़र है कि सर्च इंजन क्या है, क्रोम क्या है,
इस टाइप से, ठीक है। बेसिक ऑफ इंटरनेट पता होना चाहिए, आपका आईपी एड्रेस क्या आ गया इसमें, V4 IPv6 पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, जैसे कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, लेटेस्ट यही आ रहा है, जैसे आ गया स्पूफिंग, कुकी, फिशिंग, स्कीमिंग, जिपिंग, बर्निंग, रिपिंग, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे। फिर आगे मालवेयर, जैसे इसमें आगे आपके जो भी कंप्यूटर को हार्म करते हैं उनको हम मालवेयर बोलते हैं। कैसे ये आ गया, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, इनके टाइप्स, ठीक है, स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये क्या है। फिर प्रोटोकॉल पता होने चाहिए, प्रोटोकॉल में क्या आ गई, इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। कोडिंग स्कीम पता होनी चाहिए आपको, जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कोडिंग स्कीम क्यों यूज़ होती हैं ये पता होनी चाहिए। फिर ये डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, ये पता होनी चाहिए कोडिंग। नेटवर्क डिवाइस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं और किस चीज़ के लिए वो यूज़ होती हैं, जैसे हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज, ये नेटवर्क डिवाइस आ गई। टोपोलॉजी पता होनी चाहिए कि उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड। नेटवर्क्स पता होने चाहिए, पैन, लैन, मैन, वैन, इनकी फुल फॉर्म्स और कितना कितना एरिया ये कवर करते हैं। फिर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर पता होनी चाहिए आपको, जैसे असेंबली लैंग्वेज आ गई आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, लो लेवल लैंग्वेज आ गई। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट होती है, जो 0 1 होती है। असेंबली में हम क्या करते हैं, किस में हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, किस में इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है, प्रिंटर क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे प्रिंटर वर्क करता है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कलर कौन से यूज़ करता है प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद प्लॉटर और प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक है कंप्यूटर का, ये सारा इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स क्या है, क्लोज सोर्स क्या है। कभी कभी सिंपल पूछ देते हैं, WWW की फुल फॉर्म बताओ, इसमें छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेन इसमें मेमोरी का, कि मेमोरी का बहुत बार ये पूछ लेते हैं अरेंज करने के लिए, जैसे 1 MB दे देंगे, 294 GB दे देंगे, ऐसे MB कब आती है, GB, TB, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए कैसे इनको अरेंज करते हैं। नहीं पता तो बोल सकते हो, मैंने पहले भी बोला। फिर उसके बाद आ गया आपका EVS बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मैंने भी इसको स्टार्टिंग में छोड़ा था, बट इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो, हाँ ये बहुत ब्रॉड है, बट इसमें से आपको कवर क्या करके जाना है वो बताती हूँ। MDG पता होने चाहिए आपको, गोल्स कौन से सिर्फ गोल्स पता नहीं होने चाहिए, वो कौन से नंबर पे कौन सा गोल आ रहा है ये पता होना चाहिए। SDG पता होने चाहिए, कितने गोल्स है, कौन सा किस नंबर पे आ रहा है, और आजकल कितना हमने इन गोल्स को अचीव कर लिया, ये भी पता होना चाहिए। पोल्यूशन पता होना चाहिए, पोल्यूशन के टाइप्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपके जैसे वाटर पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन में पर्टिकुलर जाके आपको पता करना है। फिर आपको पता होना चाहिए जैसे आर्सेनिक से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मरकरी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस टाइप का वाटर पोल्यूशन के जो भी उसमें प्रॉब्लम्स की रीज़न है वो पता होने चाहिए। उसके बाद आपको सारे ये पता होने चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैं जो भी आपके, ठीक है, ये सारे पता होने चाहिए जो सिलेबस में मेंशन है, 7-8 एक्ट हैं ये। उसके बाद आ गया आपका, और क्या पता होना चाहिए आपको, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पता होने चाहिए, एनर्जी के, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है EVS के रिलेटेड। EVS मैंने ऐसे लिखा है, ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो भी यूनिट है ये, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन आ गया। अब देखो, हायर एजुकेशन में से क्वेश्चन पूछते कहाँ से है, वो दी तो उन्होंने सिलेबस में बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बट मेन आपको पता होना चाहिए प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे प्री में आ गया आपका तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, और भी आ गई 3-4 हैं, ठीक है। टोटल कोई 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल आपको मेंशन करती हूँ, ये आप मोहित सर के चैनल पर जाके पढ़ना, मैंने वहाँ से पढ़ा है, उन्होंने बड़े अच्छे से, बट कौन सा पढ़ना ना, जो पूरा शॉर्टकट एक वीडियो है उनकी, वहाँ से पढ़ लेना। नोट्स के लिए मुझे बोलना, मैं शॉर्टकट आपको अपलोड कर दूँगी वो नोट्स, ठीक है। और उधर जितने कमीशंस हैं इंपॉर्टेंट वो, उसके बाद आ गया आपका कि कौन से कमीशन में क्या स्पेशल टैगलाइन बोली है। जैसे कि आपका कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, कितने % हम लाइब्रेरी के लिए देना चाहिए, कितना % नेशनल इनकम में से एजुकेशन को जाना चाहिए, कौन से उसने ये बोला है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी आ गई आपकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो आपकी आई हुई है, इसमें से पूछते हैं वो कि अरेंजमेंट कैसे है, जैसे 5 ईयर 3-3-3-5 इस तरीके से अरेंज करने के लिए बोलते हैं। न्यू एजुकेशन कमीशन में आपकी एक्रीडिएशन पॉलिसी कौन, मतलब एक्रीडिएशन बॉडी कौन है, अपेक्स बॉडी कौन है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पता होनी चाहिए आपको।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी कब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये क्वेश्चन। कौन सी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। कौन सी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, कौन से स्टेट के एक्ट से बनती है, ये पता होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे अपेक्स बॉडी कौन सी है। अपेक्स बॉडी क्या करती है, आपकी प्रमोशन के लिए इंस्टीट्यूट को प्रमोट करती है। ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है कि कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसमें। इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो सारा कुछ खुद से चलाती है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनी होती है, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आगे जैसे यूजीसी के बारे में पता होना चाहिए, कब बना, 1956 में बना है, ठीक है। उससे पहले ये कौन सी यूनिवर्सिटी को, 1947 में शायद ये 3 यूनिवर्सिटीज़ को ही चलाता था। फिर यूजीसी ने पहले जो आपकी इग्नू आ गई, इग्नू बड़ी इंपॉर्टेंट है, इग्नू, ठीक है। इग्नू, फिर डिस्टेंस लर्निंग और जो आपकी फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, ये पता होना चाहिए आपको। फिर CSIR आ गया आपका, IIT, NIT कितने हैं, एक्रीडिएशन बॉडी, NAAC, NBA, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, ये कब बनी है, कब ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनी है, या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी ही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यू स्कीम्स जो भी एजुकेशन में आई हैं, जैसे आपकी मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल जन, जो भी हैं ये, ठीक है। अब मेरे को एकदम टिप्स पे नहीं आ रही, तो ये सारी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, ये पता होनी चाहिए। KVS मदान की बुक पे दी हुई हैं ये चीज़ें। फिर वाइस चांसलर है जो आपका यूनिवर्सिटी का, वो कौन है, वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। कमीशन सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के रिलेटेड। बट मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगी, मोहित सर के चैनल पर जाकर देखना, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो। मैंने खुद वहाँ से पढ़ा है, इसलिए बोल रही हूँ। ए पेपर का मतलब स्पेशल हायर एजुकेशन, मैंने वहाँ से पढ़ा है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप जब MCQ करोगे आपको आ ही जाएगा। और अगर आपको इसमें से किसी चीज़ के नोट्स चाहिए होंगे कि आप चाहते हो कि मैं ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इस टाइप के नोट्स में से मैं आपको पढ़ाऊँ, कि मैं आपको खुद के नोट्स में से पढ़ाऊँ, बट मैंने उनमें बड़ा ज़्यादा गंदा डाल दिया है, तो अगर आप बोलोगे मैं वहाँ से ही पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मेरे कुछ और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं इसको स्पेशल अलग से नहीं पढ़ा पाऊँगी। बट अगर आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हो कि आपको कोई नोट्स चाहिए, मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।